हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 4.1 ना, सिंपल इक्वेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने पहले से लिख के रखी हैं सो दैट कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, अब इन स्टेटमेंटों को आपको बदलना है किसमें? इक्वेशनों में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। अच्छा, सम का मतलब आपको पता होगा, सम का मतलब क्या होता है? ऐड, मतलब प्लस। ऑफ नंबर, कौन सा नंबर? एक तो नंबर x है और एक नंबर 4 है, तो चाहे आप 4 + x लिखिए या x + 4 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है हो जाएगा x + 4 इज, मतलब इन दोनों का सम मिलकर कितना होता है? 9 होता है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन यही है आपकी, दैट x + 4 = 9। ठीक है, नाउ चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अभी एक चीज़ का ध्यान रखना, ये स्टेटमेंटों को बड़े ध्यान से आपको बदलना होता है। देखिए 2, जो 2 है उसमें बोला गया 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, किससे? y से। y दिया ना पीछे y, तो इसका मतलब y से आपको 2 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 होता, देखिए अगर ये लिखा होता 2 सब्ट्रैक्टेड 2 y, तो यहाँ पर 2 पहले आता, y बाद में आता है। लेकिन यहाँ फ्रॉम लिखा, फ्रॉम मतलब से, किसमें से? तो y में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोला ये आपको देगा कितना? 8। तो हम लगा देंगे = 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, सेकंड पार्ट की इक्वेशन। ठीक है, थर्ड में आपको बोला गया है 10 टाइम्स a इज 70। तो 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना, जिसमें हम बोलते हैं 2 टाइम्स। जब भाई मेरे पास 2 रुपये हैं और मैं बोल रहा हूँ कि किसी दूसरे बंदे के पास 4 रुपये हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि उस बंदे के पास मेरे से 2 टाइम्स ज़्यादा पैसे हैं, है ना, तो मतलब 2 गुना। तो सिमिलरली ये क्या लिखा? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई, अब टाइम्स किसका? ए का, तो 10 टाइम्स ए, यानी कि 10 × a = क्या? 70। आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 10a, एक सेकंड, 10a = 70। दोनों केस में आपके आंसर ठीक है। आप 10a = 70 लिखो तब भी करेक्ट माना जाएगा, और 10 × a = 70 लिखोगे तब भी ये करेक्ट है। ठीक है, मूविंग टू पार्ट फोर्थ में बोला गया है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। अब एक नंबर है b, ठीक है, मान लीजिए नंबर b है हमारे पास, बोले डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड बाई ये लिख दिया हमने, अपॉन 5 मतलब डिवाइडेड बाई 5 गिव्स, ये आपको डिवाइड होकर कितना बनाता है? 6 बनाता है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, b/5 = 6। ठीक है, आसान है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के बेस पे आपको चलना है और आपके आंसर आपके सामने आते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट लिखा है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4, पहले तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? तो 3/4 का मतलब हुआ 3/4, है ना। जैसे हम बोलते हैं 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4, है ना। 1/3 बोलते हैं जैसे 1/3, तो वैसे 3/4 मतलब 3/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई टी का मतलब टी। ठीक है, तो ये आपको इक्वल टू इज 15 है ना, तो मतलब ये आपको देगा कितना? 15। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट माना जाएगा। और इसी को अगर आप देखो टी के नीचे ऐसे 1 लगा सकते हो, और टी की मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 3t अपॉन में 4 = 15। तो दोनों सूरत में आपको आंसर ठीक माना जाएगा, ये भी करेक्ट है 3t/4 = 15। और अगर आप इस तरह से छोड़ देते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाई टी = 15, तो ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, बोला गया है 7 टाइम्स m। ठीक है, 7 टाइम्स m मतलब m का 7 गुना, तो यानी कि 7 × m। ठीक है, प्लस लिखा है तो प्लस का साइन लगा देंगे, +7 लिखा है तो 7 लगा देंगे। गेट्स यू मतलब देता है आपको कितना? 77, ये हो जाएगा 77। अब ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट है, और 7 और m की मल्टीप्लाई करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा 7m + 7 दैट इज = 77, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। तो 7th पार्ट कहता है 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/4। अब 1/4 मतलब 1/4, अभी बताया था ना मैंने, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर x। किस नंबर का? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक नंबर क्या है? x है, माइनस, अच्छा माइनस का साइन है, 4 तो 4 लिख दिया, गिव्स मतलब देता है, यानी कि इक्वल का साइन कितना? 4। अब इसको ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट माना जाएगा, और या फिर आप इसी सिमिलरली x के नीचे 1 लगा के x की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए। x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x बन जाए, x बनेगा अपॉन में ये हो गया 4 - 4 = 4, ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों सेंस में ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट
एट्थ की तरफ। अब एट्थ पार्ट में आपको बोला गया है इफ़ यू टेक अवे, अगर आप दूर निकाल देते हो, टेक अवे मतलब लेना, ठीक है, निकाल लेना किसी चीज़ से, टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई। अब जरा समझने वाली बात है, इफ़ यू टेक अवे, अगर आप 6 बाहर निकाल लेते हो, किस में से, फ्रॉम मतलब से, किस में से, 6 टाइम वाई मतलब वाई के 6 टाइम में से। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, 6 टाइम वाई मतलब 6 मल्टीप्लाई वाई, इसमें से आपने बाहर निकालना, बाहर निकालना मतलब माइनस करना, ठीक है, ले जाना, क्या ले जाना, 6 ले गया ये अपने साथ, है ना। तो ये क्या होगा, टेक अवे 6, तो देखो 6 हमने निकाल दिया किसमें से, फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, 6 टाइम्स वाई, यू गेट 60, तो आपको कितना मिलेगा बोल रहा है, इक्वल्स टू 60, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो 6 मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा, 6y, शॉर्ट में लिखना चाहें तो 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 60, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और अब लास्ट है आपका, लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट, लिखा है इफ़ यू ऐड, एक सेकंड, हाँ, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, क्या लिखा है, इफ़ यू ऐड, अगर आप ऐड करते हो कितना, 3, चलो हम ऐड का साइन लगा देते हैं, ये हो गया प्लस का साइन, 3 ऐड कर दिया, 3 किसके साथ, 2 मतलब से में किस में, 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई z में, मतलब 1/3 ऑफ z में अगर आप 3 ऐड करते हो तो यू विल गेट 30, यू विल गेट 30। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहो तो कर सकते हैं, तो z के नीचे 1 लगा दिया, तो z की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो z 1 जा z अपॉन में 3 1 जा 3 प्लस में 3 इक्वल्स टू 30, ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गए आपके 9 के 9 पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये किस तरह से करने हैं, बहुत आसान से थे, ठीक है। आप लैंग्वेज को फॉलो करते रहिए और इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th पार्ट में आपको बेसिकली करना क्या है कि आपके सामने ये एक इक्वेशन दी है, अब इसको आपको, ठीक है, इस तरह से आपके 8 इक्वेशन आपको अलग अलग दी हैं, इन इक्वेशनों को आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बदलना है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना कि हमको क्या दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट से हमने इस तरह के क्या बनाए, इक्वेशन बनाए। आप बिल्कुल रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना है कि इन इक्वेशनों से हमें बनानी है स्टेटमेंट फॉर्म। तो चलिए बनाते हैं। देखिए पहला लिखा है p + 4 = 15, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, p और 4 का सम हो रहा है और वो हमें क्या दे रहा है, 15 दे रहा है। तो हम इसको लिख देंगे द सम ऑफ p and 4 gives 15। देखिए आपके आंसर में और बुक में जो गिवन आंसर हैं उसमें थोड़ा बहुत आपके मिसमैच हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए कि हम एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि सम कर रहे हैं हम किसको, p और 4 को, जो हमें 15 देता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास m - 7 = 3, तो इसका मतलब क्या है कि m कोई एक नंबर है जिसमें से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम लिख देंगे 7 is subtracted from नंबर m लिखना चाहो या डायरेक्ट m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 is subtracted from m gives, ये कितना देता है आपको, ये देता है आपको 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2, आसान था, है ना। नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमको लिखा है 2m = 7। अभी तो सीधी सीधी बात है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ m gives 7, है ना, सीधे सीधे हो जाएगा कि m का 2 टाइम्स आपको कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। तो ये लिख देंगे हम, या ट्वाइस ऑफ m भी लिख सकते हैं, तो मैं ट्वाइस लिख देता हूँ। चलिए ट्वाइस ऑफ m gives 7, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए एक नंबर है m जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, तो आंसर दे रहा है कितना, 3। तो हम लिख सकते हैं कि m is divided by 5 gives 3, या इसको देखो, अब ये m रहा होगा तो ये 1/5 भी बोल सकते हैं इसको, तो कि 1/5 ऑफ m gives 3, ठीक है। तो लिख देते हैं 1/5, या आप m डिवाइडेड बाई 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। 1/5 ऑफ m gives 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू पार्ट 5th में लिखा है 3m/5 = 6। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 3/5 ऑफ m gives 6, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 3/5 ऑफ, चाहे तो अ नंबर m ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 3/5 ऑफ m gives, या इज भी लिख सकते हैं ना, जहाँ मैंने गिव्स लिखा वहाँ पर इज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m gives 6, गिव्स मतलब देता है, इज मतलब है, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
चलिए अब नेक्स्ट 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। 3p + 4 = 35। अब इसका मतलब क्या है कि 4 हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 3 टाइम्स ऑफ p। तो मैं लिख देता हूँ 4 एडेड टू 3 टाइम्स 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p गिव्स, या इज भी लिख सकते हैं, गिव्स 25। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा 4p - 2 = 18। अब इसका मतलब क्या है, अभी 4 ऐड कर रहे थे ऊपर वाले स्टेप में, आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लिख दोगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 एक सेकंड, हाँ FOUR 4 टाइम्स p इज 18। ठीक है, एक मैंने इज वाले बना दिया क्योंकि मैं बार बार गिव्स लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर बोल रहे कि सर बोल इज रहे हैं लेकिन बार बार लिख गिव्स रहे हैं, तो इस बार मैंने इज लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट पार्ट देखिए, 8th पार्ट में लिखा है p/2 + 2 = 8। तो इसका मतलब 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ p। देखिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में रहा होगा ना ऐसे, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स, या फिर इज गिव्स 8। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 8 के 8 पार्ट। ठीक है, आई आपके समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन दी है, इन इक्वेशनों को देखते हुए बस इसके हिसाब से हमने क्या बनानी है, अपने हिसाब से लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, लैंग्वेज आपकी और आंसर की जो आपके बुक्स के आंसर की है एनसीईआरटी बुक की, वो मिसमैच हो सकती है, दैट डजंट केयर। ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। तो आप बस समझाने की कोशिश टीचर को ये करिए कि हमने किस तरह से इसको लिखा है और किस तरह से इसकी इक्वेशन बन सकती है, बस वो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू पार्ट 6। चलिए अब पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 6 को समझाने के लिए मैंने बुक्स ले ली है। ठीक है, बुक्स में लिखा है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, आपको केवल इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, अब जरा लैंग्वेज समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट में आपको गिवन है, इरफान कहता है दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर। 7 मार्बल्स मोर मतलब उसके पास 7 स्टोन ज़्यादा हैं, 7 मार्बल ज़्यादा हैं, किससे, देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। जितना परमित के पास है ना, परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा मार्बल किसके पास है, इरफान के पास। और बोला इरफान है 37 मार्बल्स, इरफान के पास टोटल मार्बल कितने हैं, 37 है। तो आपको बोला टेक m टू बी द नंबर ऑफ द परमिट्स मार्बल। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लेना, लेट परमिट्स हैव मार्बल, परमिट्स हैव मार्बल्स इक्वल्स टू, क्या बोला उसने, m। ठीक है, तो m ले लिया हमने, है ना। अब जरा परमित के वो देखिए, जरा परमित का क्राइटेरिया क्या दे रहा है, इसने दिया है कि जो इरफान है ना, इरफान ये कहता है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, किससे, देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। जो परमित के पास कितना है, परमित के पास हमने क्या मान के चले हम, m। तो हमें लिखेंगे यहाँ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो इरफान के पास है कितने हैं, 7 ज़्यादा हैं, तो 7 ज़्यादा मतलब +7, किससे, 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। परमित के पास कितने हैं, m। तो m का 5 टाइम्स कितना होगा, m का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5m, है ना। ये हो गया। अभी ये कंडीशन किसके लिए आई है, ये 5m + 7 जो कंडीशन है ये किसके लिए है, ये है आपके इरफान के लिए कंडीशन। और बोल रहा है साथ में एक लाइन और बोली गई कि इरफान है 37 मार्बल। अब इरफान के लिए ही ये कंडीशन बनाई गई है, और सामने ये बोला गया कि इरफान के पास जो मार्बल है वो 37 है। इसका मतलब इस 5m + 7 की वैल्यू इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, 37 की हो जाएगी, क्योंकि ये भी मार्बल किसके हैं, इरफान के ही हैं। और ये जो इक्वेशन बन रही है, छोटी सी एक्सप्रेशन बन रही है जो, ये भी किसके है, इरफान के बारे में है ना। बस यही आपका इक्वेशन आपको बनानी थी, ये आपकी इक्वेशन बन गई, 5m + 7 दैट इज इक्वल्स टू 37। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको बोला गया है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। जो लक्ष्मी के पापा हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, वो 4 साल ओल्डर मतलब बड़े हैं, किससे, देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज के 3 गुने से 4 ज़्यादा हैं वो। अब आपको बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। तो हम पहले इसी को ले लेंगे, लिखेंगे लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। हमने क्या मान लिया कि लक्ष्मी की जो एज है वो कितनी है, y ईयर्स है, y साल है। अब जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाते हैं,
PQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, बोला लक्ष्मी के जो पापा है ना 49 ईयर्स ओल्ड है, और सामने क्या बोला कि ही इज, लक्ष्मी के पापा के बारे में बात हो रही है कि ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़े हैं, तो बड़े हैं मतलब +4 कर देंगे किससे, देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। अब लक्ष्मी की एज आपने क्या मान रखे ऊपर देखिए y, तो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स, तो y का 3 टाइम्स क्या हुआ 3y हुआ। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया किसके लिए आ रहा है, जो 3y + 4 हम लिख रहे हैं ये किसके लिए है, ये लक्ष्मी के फादर के एज के बारे में बता रहा है। ठीक है, और साथ में उसने स्टार्टिंग में एक लाइन दे दी है कि इस लक्ष्मी के जो फादर है ना उनकी एज ऑलरेडी कितनी है 49 ईयर्स है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके बराबर 49 ईयर्स के बराबर। तो बस यही आपकी इक्वेशन है जो हमने सेटअप कर दी है, यानी कि 3y + 4 = 49। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, इसमें लिखा है द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास में कहते हैं दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, जो जिस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसकी क्लास में, इन हर क्लास इज ट्वाइस, उसका जो नंबर है जो हाईएस्ट मार्क मिले हैं जिसको, वो कितना है ट्वाइस, मतलब 2 गुना है किससे, द लोएस्ट मार्क्स +7, जिसके लोएस्ट मार्क्स आए ना उसके 2 गुने से 7 ज़्यादा है। अब ये क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट स्कोर कितना है 87 है, जिस भी लड़के का स्कोर सबसे ज़्यादा है वो 87 है। आपको बोल रहा है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, लेट द लोएस्ट स्कोर, जो सबसे लोएस्ट स्कोर है इसको मान लिया हमने वो कितना है L है। ठीक है, अब जरा क्राइटेरिया देखते हैं क्या बोला गया, तो ATQ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है फिर से एक बार दोबारा कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, अच्छा हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू कितनी है 87 है, तक वो पता है, तो बोला कि अब ये बोला कि जो हाईएस्ट मार्क्स जिसने ऑब्टेन किया ना वो कितना है, वो है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं भाई, यहाँ पे हमने L लिया तो इसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो क्या जाएगा 2L है ना, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस, इसमें प्लस कर दिया हमने 7, ये जो बन रखा है 2L + 7 ये किसके बारे में है, ये है जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उसके बारे में है ये स्टेटमेंट। और साथ में ये भी बोल दिया गया उसी के आगे वाली स्टेटमेंट में कि जो हाईएस्ट मार्क्स जिसको मिले हैं वो कितने हैं, वो 87 है, तो हमने इसको इक्वल टू रख दिया किसके 87 के। क्यों इक्वल टू रखा, क्योंकि ये जो बोला गया है 2L + 7 ये इस 87 को ही एक्चुअली क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट, सॉरी इक्वेशन, क्या 2L + 7 = 87। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में आपको बोला गया है इन अन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसके 2 आपकी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब 2 साइडें इक्वल होती है तो इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि 2 एंगल भी इक्वल होंगे फिर। ठीक है, ये 9th क्लास में आएगी थ्योरम आपकी। देखिए, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स मतलब ये जो कोना जो बन रहा है, ठीक है, कोई एक कोना मान सकते हैं, ये वाला चाहे मानो चाहे ये वाला, कोई मान सकते हैं। जो वर्टेक्स एंगल है बोला वो ट्वाइस आइदर बेस एंगल, आइदर मतलब दोनों के दोनों बेस एंगलों से 2 गुना है, ये मतलब ये आपका 2 टाइम्स होगा। अच्छा, लेट द बेस एंगल बी डिग्री, तो अगर मैं इसको b डिग्री मान लूँ, इसको भी b डिग्री मान लूँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे सेम ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, इधर वाला, तो ये b होगा, इसका ऑपोजिट एंगल इधर वाला, तो ये भी b होगा, क्योंकि 2 साइडों के ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बेस एंगल क्या बन जाएंगे b, और ये बोला कि जो बाकी बच गई आपका वर्टेक्स एंगल, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका 2 टाइम्स यानी कि 2b, है ना। आपको बोल रहा है आगे रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द बेस एंगल, लिखोगे लेट द बेस एंगल b डिग्री। हमने क्या मान लिया, कितना डिग्री है, b डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या बोला, ATQ, हम लिख लेते हैं ATQ इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू 2 एंगल्स आर इक्वल, 2 एंगल्स आर इक्वल, 2 एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और वर्टेक्स, और गिवन में लिख देंगे एक चीज़ और, गिवन है आपके पास कि दैट वर्टेक्स एंगल ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ बेस एंगल। अच्छा, बेस एंगल क्या था मेरे पास, बेस एंगल था मेरे पास, वर्टेक्स एंगल इसको लिख देता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ बेस एंगल यानी कि 2b। ठीक है, आप एक चीज़ ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सर यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए
अब हमने जो ट्रायंगल बनाया था, जिसमें दोबारा चलो बना देता हूँ, ये ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है। ये दो साइडों को मैंने इक्वल माना था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो बेस एंगल है मेरे पास। अब एक बेस एंगल अगर बी है और उसे उसने बोला भी है, देखो आइदर, आइदर का मतलब दोनों, ठीक है। इस आइदर का मतलब क्या था, दोनों, तो ये भी बेस एंगल होगा तो ये भी बेस एंगल होगा, ये भी है तो ये भी होगा। और ये जो आपका वर्टेक्स एंगल है, ये इन दोनों का 2 टाइम्स है, यानी कि 2 भी हो जाएगा। अब आपने छोटी क्लासों में, ठीक है, क्लास 6th में या क्लास 5th में आपने ये पढ़ा होगा कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगलों का सम, ये तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम ऐसे कह सकते हैं 2b प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिख देना, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ASP, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम। अब क्या होगा देखिए, 2b मतलब दो बी ये हैं, एक बी ये है, एक बी ये है, कितने बी हो गए, 2 और एक 3 और एक 4, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू कितना बन गया, 180 डिग्री। आपको इक्वेशन सेटअप करनी थी ना, बस यही है हमारी वो इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं इक्वेशनों को आपके अगले एक्सरसाइजों में आपके इसी तरह से आपको पहले इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि इस वाले केस में हमको केवल क्या करनी है, सेटअप करनी थी इक्वेशन, तो हमने ये चारों जो क्वेश्चन थे हमारे, इनके इक्वेशन को सेटअप कर दिया है। तो चलिए, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर होती है ख़त्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।